अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम और ज़्यादातर सियासी जमातें आम इंतखाबात के मुंतज़िर हैं। चंद दिन पहले इस सिलसिले में एक हौसला अफजा बात हुई थी, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया ये गया था, इस हद तक ज़रूर बताया गया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। बेशक हतमी तारीख तो नहीं दी गई थी, लेकिन एक टाइम फ्रेम ज़रूर दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला है जिसने सबको तशवीश का शिकार कर दिया है, और वो है दहशतगर्दी मुल्क के अंदर सर उठा चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। जुम्मे के रोज़ बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को निशाना बनाया गया, जिसमें 60 शहरी शहीद हो गए। इसी रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में हंगू में मस्जिद में धमाका हुआ, 5 अफराद शहीद हुए। 1 अक्टूबर को दर्जन भर दहशतगर्दों ने मियांवाली में पुलिस चौकी पर हमला किया। ये वाक़यात मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे हैं मुल्क के। इससे पहले जुलाई में हमने देखा था एक बड़ा वाक़या जो बाजोड़ में पेश आया था, JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में ये धमाका हुआ था। यहाँ पर 54 अफराद शहीद हुए थे। फिर उसके बाद से कुछ अर्सा पहले हमने JUI के मुतहरिक रहनुमाया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, उन पर कातलाना हमला होते हुए देखा, जिसमें खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी मुख्तलिफ हवालों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमले हो रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर भी कशीदगी देखने में आ रही है। ये हमारे यहाँ के सिक्योरिटी हालात हैं जो दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं और खदशात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के साथ इन चीज़ों को जोड़ कर देखा जाता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इन वाक़यात का कोई ताल्लुक इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर के हवाले से हो सकता है, उसका सबब बन सकता है। लेकिन इसमें सियासी जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है वो JUI फ़े ने एक पोजीशन ले ली है जो अभी तक हमें दूसरी जमातों से सुनने को नहीं मिल रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सवालात उठाए हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ये नवीद सुनाई गई थी कि मुल्क में अमन कायम हो चुका है, लेकिन जो सूरत हाल है इससे ये लगता है कि हमारे किसी भी उम्मीदवार के लिए बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुश्किल होगा और इलेक्शन में हिस्सा लेना भी मुश्किल होगा। लेकिन एक और वजह जो वो साथ बताते हैं, वो आपने आगाज़ में भी सुना, मौसम का हाल जो मौलाना साहब बयान कर रहे थे। वो कहते हैं कि बलाई इलाकों में बर्फबारी होती है तो कैसे लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। अब इसका जवाब निगरान हुकूमत की तरफ हम मुंतज़िर होते हैं देखने के लिए। तो सुलंगी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बस सादा सा जवाब ये दिया कि जनवरी में मौसम की जो मुश्किलात हैं इसका जवाब आप जाके इलेक्शन कमीशन से पूछें। अलबत्ता बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी की पोजीशन को वाज़े कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन चाहती है कि आज ही हो जाए। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मौलाना साहब की जो कंसर्न्स हैं क्या ये दुरुस्त हैं, और फिर ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है इस हवाले से किस हद तक ये इसकी सिक्योरिटी की नाकामी को तस्लीम करना चाहिए कि इन हालात ये एक और वजह बन सकते हैं इलेक्शन की मज़ीद डिले होने के लिए, खुदा ना खास्ता। इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करेंगे, जिनमें नवाज़ शरीफ की वापसी को लेकर कारकुनान को मोबिलाइज़ करने के लिए न सिर्फ मुतहर्रिक मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है, बल्कि बहुत से अंदाज़ों के मुताबिक काफ़ी स्ट्रगल करती हुई भी नज़र आ रही है। बिल्कुल अभी आगाज़ हुआ इस सिलसिले का, लेकिन किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि ये इतना आसान नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए मियाँ साहब के लिए बयानिए को तलाश करना, जो कि एहतसाब के हवाले से जो बात कही जा रही थी। अब कमो बेश मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस किस्म के बयानात देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि मियाँ साहब ने तो एहतसाब का मामला खुदा पर छोड़ दिया था, अब वो मियाँ साहब की वापसी को खुशहाली से जोड़ रहे हैं और मुस्तकबिल की बात करने के हवाले से कितना आसान होगा या मुश्किल होगा उनके लिए इस तरीके से बयानियाँ बनाना, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी तरफ PTI है, जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग नून हमें अब एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। मरियम नवाज साहिबा वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करती हुई नज़र आ रही हैं, नौजवानों के जो वॉलंटियर्स फोरम है उससे भी मिल रही हैं। लेकिन PTI के लिए हालात इस मुल्क की मंजरनामे के ऊपर कदरे मुख्तलिफ हैं। PTI के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस के अंदर मुश्किलात हमें नज़र आता है कि मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा, और ये सोशल मीडिया के ऊपर सबके सामने हुआ, जो लीगल टीम है इस वक्त PTI की वो तकसीम का शिकार नज़र आई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे रहनुमा इस वक्त मंजर से गायब हैं PTI के। गिरफ्तार हुए फ़ारूक हबीब साहब भी, और वो रूपोश रहे इससे पहले, लेकिन उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और शेख रशीद साहब भी 15 रोज़ से गायब हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इन दोनों रहनुमाओं को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इससे पहले ही बड़े सवालात परवेज़ इलाही साहब को जिस तरीके से बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है उसके ऊपर उठ रहे थे। इस सब में ऐड ये हुआ है कि PTI चेयरमैन की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि उनके शौहर को जहर दिए जाने का खदशा है, लिहाजा घर से खाना भेजने की इजाज़त दी जाए। किस हद तक ये तमाम हालात वाक़यात
जो PTI के लिए नजर आ रहे हैं वो उनके लिए असरअंदाज हो सकते हैं। शिरकत के हवाले से इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ कादिर मंदुखेल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, आप मेंबर भी हैं मुस्लिम लीग नून की जो अभी अभी बनाई गई एक कमेटी है इस्तकबालिया कमेटी उसके, और इस पर हम बात आगे ज़रूर करेंगे। लेकिन इसमें साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब को ड्रामाई अंदाज में कन्वीनर मुंतखब किया गया तो एक बहुत बड़ी डिबेट बनी, और मोहम्मद ज़ुबैर और निहाल हाशमी साहब जैसी सीनियर तरीन शख्सियात को इसमें मेंबर की पोजीशन दी गई है। इस पर हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। जो मुल्क के अंदर इस वक्त एक सोग की कैफियत है, जो मस्तूंग में धमाका हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो वाक़यात दहशतगर्दी के पेश आए हैं, इसकी बुनियाद पर इस पे तो खदशात और वो मौजूद हैं, लेकिन एडिशनली मौलाना साहब सर्द मौसम का हवाला दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम कैसे कैंपेन हमारे लोग करेंगे और लोग वोट डाल लेंगे। आप कैसे देखते हैं उनके इन कंसर्न्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता कि मौलाना साहब जो है वो उनको तो बड़ी गर्मी पसंद है। वो तो जब तक वो ज़मीन गर्म ना हो उनका जोश वग़ैरह के, तो वो तो कहते थे कि हम इतनी ज़मीन गर्म कर देंगे कि लोगों का PTI वालों को उस पर चलना वो मुश्किल हो जाएगा और ये हो जाएगा। ऐसी बातें सारे ही सियासी लीडरान करते हैं, लेकिन उन्होंने जब वक्त आया ना, जब वक्त आया तो उन्होंने अपने ट्रू कलर्स जिसे कहते हैं ना वो बता दिए, और उनके ट्रू कलर्स जो है ना वो नॉन डेमोक्रेटिक है। और नॉन डेमोक्रेटिक इसलिए कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त फाइनेंसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई शढ़ाई की होती तो उनको शायद समझ आ जाती कि आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टेबल नहीं है, अगर आपके वहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, तो आपकी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इल्तवा से मौलाना साहब का क्या फ़ायदा? ठीक है, उनको ये फ़ायदा है कि अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसमें मौलाना साहब को नेगेटिव जो है ना वो तकरीबन 60%, उनको 57% उनकी नेगेटिविटी है। ये आप गैलप सर्वे है, और उनकी जो पॉजिटिविटी है वो सिर्फ 30% है। सो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग जो KP है, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हर जगह पे उनकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कहीं भी नहीं है। किसी भी सूबे में उनके पॉजिटिव वो नहीं है, ठीक है, ओवरऑल उनका नेगेटिव वो है। और इस चीज़ से उनको ये खदशा हो गया है कि अगर ये इक्का दुक्का जो उनके जान पहचान वाले कहीं आ गए थे, क्या कह सकते हैं उसमें, पार्लियामेंट में आ गए थे या किसी तरीके से, उनके हाथ से ये भी ना चला जाए, क्योंकि KP में ऑलमोस्ट 80% जो है ना दैट इज़ प्रो PTI, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो अब वो जो बात बता रहे हैं कि जी वहां पे बर्फ होती है, बर्फ क्या होती है? पूरी दुनिया में जहां पे बर्फें होती है, पूरी दुनिया में जहां पे प्रॉब्लम्स होती है, लोगों ने जंगों के अंदर इलेक्शंस लड़े हुए हैं। आपका क्या ख्याल है ये जो 2008 के इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? लेकिन सिक्योरिटी रीजंस तो एक जेन्युइन 2008 में, इलेक्शन के हवाले से नहीं हो सकता। 2008 में कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक साल में? Over 400-500 bomb blasts. That means 1.5 every day, roughly. यहाँ पे आपके नहीं होने चाहिए, लेकिन आपके अगर 5 हफ्तों में या 4 हफ्तों में 1 या 2 हो जाते हैं, इट इज ऑफ नो कंपैरिजन विद व्हाट वाज हैपनिंग इन 2008। तो अगर वो इस बहाने से लेकर कहते हैं कि इलेक्शंस डिले होने चाहिए, दैट ओनली शो हिज डिफीटेड मेंटालिटी, और वो डर वाला है कि यार ये लोग तो हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उस उनके बताए तीनों जवाब को आप जो जवाब वो पेश कर रहे हैं, वो जवाब ही नहीं है, तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। मैं निहाल साहब, साजगार और पुरअमन माहौल फराहम करना, मुल्की सिक्योरिटी के मामलात को फराहम करना एक इदारों की भी जिम्मेदारी है। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसकी तरफ भी इस हवाले से देखा जा रहा है, लेकिन ये हमें इसमें नाकामी एक नज़र आ रही है। जिस किस्म के वाक़यात की एक हमें जो लिस्ट अगर देखी जाए, इसका पैटर्न देखा जाए, अब अगर एक जमात उनमें से उठ के मौसम के हवाले से जो कंसर्न जिस अंदाज में मौलाना साहब ने रखे और सिक्योरिटी, तो क्या उनके लिए मुश्किल नहीं होगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना अगर उनके कंसर्न्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की जमात से अगर कोई नुमाइंदा होते तो वो ज़्यादा बेहतर। जी मुझे आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मौलाना साहब के जमात से कोई साहब होते तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जवाब दे सकते थे।
और मैं मुनासिब नहीं समझता जिस तरह से हुमायूं साहब ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए मौलाना साहब और उनकी पार्टी के हवाले से, वो ज़्यादा मौसर होता अगर वह उनकी पार्टी का कोई यहाँ पे मौजूद होता, हर किसी का। आप इस हद तक कहते हैं निहाल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं अगर सवाल में थोड़ी सी तब्दीली कर दूं, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये तीनों वजूहात, इकोनॉमिक सूरत हाल हो, सिक्योरिटी हो या मौसम हो, उनके लिए किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। आपके लिए ज़ाती तौर पर और आपकी पार्टी के ख्याल में कोई एक जवाब भी काबिल कबूल है इनमें से? देखिए जी, हमारे लिए तो एक बात है कि जब इलेक्शन कमीशन हो और वो समझता हो कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करा सकता है तो उसको फौरी तौर पे आइन और कानून के मुताबिक करा देना चाहिए। हुमायूं साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की केपी के हवाले से, उन्होंने बिल्कुल ठेकेदारी निज़ाम का हिसाब किताब किया। हमदर्दी तो हो सकती है, हर कोई जो कोई जेल में होता है तो उसके लिए बड़ी हमदर्दियाँ होती हैं, मगर लोग जब वोट डालने जाते हैं या इलेक्शन का मौसम आता है या किसी पार्टी के बारे में तज्जिया करते हैं तो देखते हैं कि उसने अपने दौर में अदवार में उस लोगों को क्या दिया। तो गुज़श्ता 10 साल से केपी में पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई के तरफ से तो दूध दही की नहरें बहाने की बात हुई थी। क्या कोई एक दूध की नहर है केपी में? क्या एक शहद की नहर है? क्या वहाँ पे बिजली का बहरान ख़त्म हो गया? क्या वहाँ पे आटा सस्ता मिलने लगा है? क्या वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? क्या वहाँ की गवर्नेंस बेहतर हो गई? क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया? क्या वहाँ से रिश्वत का खात्मा हो गया? क्या वहाँ से महंगाई का खात्मा हो गया? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो 10 साल क्या करते रहे? ये 10 साल मुसलसल हुकूमत करते रहे पीटीआई के लोग, और उसके बाद क्या फाटा के मसाइल हल हो गए? अगर ये नहीं हुए तो किस बुनियाद पे वोट मांगने जाएंगे और क्या जवाब होगा वोट मांगने का? कि सिर्फ अगर कोई कह दे कि मैं जेल में तो बहुत सारे चरसी मवाली भी बंद होते हैं, बहुत सारे चोरी के भी मुकदमा वाले बंद होते हैं, बहुत सारे रज़ाकीर भी बंद होते हैं, मुख्तलिफ दफात मुख्तलिफ चीज़ों में जेल में। तो क्या हर किसी के साथ हर किसी को लोग वोट दे देंगे? नहीं, जेल में बंद होना क्राइटेरिया नहीं है पॉलिटिकल क्राइटेरिया है कि आपने अपने अदवार में क्या डिलीवर किया, आपके अदवार में कितना अमन सुकून था, आपके अदवार में कितनी मईशत मुस्तहकम थी, तो उस बुनियाद पे लोग वोट डालते हैं। वरना तो पूरी दुनिया से मंशूर का नाम खत्म हो जाए, मैनिफेस्टो कमेटी खत्म कर दिए जाए, लोग आके आपकी अपनी जमात का कोई मंशूर हमारे सामने इस वक्त तक मौजूद नहीं है। आपकी जमात जो भी 16 महीने लीड करती रही उस हुकूमत को जो यहाँ पे मौजूद थी, उनके पास हमें मियाँ साहब एक बात कहते हैं और बाकी जमात जो है वो उससे 4 कदम पीछे हटके कोई और बात कहती हुई नजर आ। मंशूर अक्रॉस द बोर्ड कहीं नहीं नजर आ रहा है इस वक्त। नहीं, हमारे तो मंशूर था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अंधेरों को मिटा के रोशनी लाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा था 300 डैम बनाएंगे, क्या बनाया? इमरान साहब ने कहा था बेशुमार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, एजुकेशन में, हेल्थ में। क्या कोई एक मंसूबा नजर आया? क्या एक ईंट नजर आया? नहीं नजर आया। उनके मंशूर में था जो उन्होंने 2018 में किया था, उस मंशूर में था। मगर बाद में हमारे जो मंशूर में था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने सीपैक लाया, हमने सारे मेजर प्रोजेक्ट्स किए, हमने मुल्क में अमन किया, बम धमाकों का खात्मा किया, कराची में अमन लाया, जीडीपी को 5.8 पे लेके गए। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इलेक्शन डिले के लिए कोई जवाब हो सकता है या जो आपकी जमात उसको रिजेक्ट करेगी, किसी भी किस्म का जवाब अगर इलेक्शन डिले के लिए पेश किया जाए? ये तो हमारी क़यादत बैठेगी, बैठ करके फैसला करेगी। अगर कोई बिला जवाब कोई चीज होगा तो हम उससे कभी कबूल नहीं करेंगे। मंदोखिल साहब, आपकी जमात कहती है कि हम वाहिद जमात हैं जो तैयार हैं। आपके चेयरमैन साहब का थोड़ी देर पहले एक ये पैगाम आया है, लेकिन अगर JUI भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है कि इन टेक्निकल वजूहात की बिना पे हमारे लिए मुश्किल है सिलेक्शन में शामिल होना, तो फिर उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मुझे बड़ी हैरत हो गई है हुमायूं मेमन साहब की रजामंदी पे। आप सर्दियों की बात कर रहे हो कि सर्दियों में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि 90 डेज वो आई, 90 डेज 48-5 और इलेक्शन रूल्स वो किधर गए? आप तो अभी सर्दियों पे भी राजी है। हमारा ये कहना है कि पहले दिन मैंने ये बात की थी, अगर आप मेरे टीवी टॉक शो देख ले, फर्स्ट डे मैंने ये कहा कि जनवरी की डेट इंतहाई सर्दी होगी। आप जनवरी में क्यों करा रहे हो? आप ये अलकाबंदी जो कर रहे हो, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो?
2018 में आपकी हल्काबंदी जो थी, उसके बाद आपने 1.5 साल पहले हल्काबंदी दोबारा कर दी है। मुझ समेत बहुत सारे उम्मीदवारों की पिटीशन थी, उसको डिसाइड हुआ, आपने एक डिसाइड कर दिया। उसके बाद आपने अभी जो 27 तारीख को लिस्टें दी है हल्काबंदी की, वो उससे भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें आप किस बुनियाद पे कर रहे हो? जब आप कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि 30 सितंबर को आपने 26 अक्टूबर का टाइम दिए है। 26 अक्टूबर के बाद 4 दिन बाद आप लिस्टें जारी कर रहे हो। उसके बाद किसी को पसंद नहीं हो तो वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो क्या ये इलेक्शन पॉसिबल है? जनवरी तो छोड़िए, मार्च में भी, क्योंकि हाई कोर्ट और माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे इतने शानदार कारकर्दगी है कि दुनिया में 139 नंबर पर है। तो क्या आपको 4 दिन में फैसला देगा? तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के आपने हल्के बिगाड़ दिए है। और मेरे हल्का तो खास तौर पे मैं कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो 2018 में इलेक्शन लड़ा था, आपने उसी तर्ज पे कर दिया है। तो आप ये सारी चीजें जो कर रहे हो तो आप किसके लिए कर रहे हो? और इलेक्शन तो दूर की बात है, क्यों इलेक्शन कमीशन जो ना, अगर हल्काबंदी आप कर रहे हो या आप मर्दमशुमारी के अगर आप बहाना बना रहे हो, तो मर्दमशुमारी में तो हल्के के नीचे कम और ज्यादा होना भी है। तो आर्टिकल 239 के तहत असम्बली है ही नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी दूर की बात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन की इल्तिवा की तरफ जा रहे हैं। माई मोहम्मद साहब ये बात ज़हन में रख ले, आप जनवरी की बात करो, ये मार्च भी नहीं होगा। ये खींचेंगे जितना खींच सके, क्योंकि उसके बाद नए बहाने आएंगे, नए ड्रामे शुरू होंगे। इलेक्शन कमीशन एक वाइस अदारा बन चुका है, इलेक्शन कमीशन एक नायल अदारा बन चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, क्यों ना वो आज ऐलान नहीं करता है कि फलाना वज़ीर आज़म होगा? इन सारे ड्रामों की बजाय वो क्यों ऐलान नहीं करते? कर दे ऐलान, जिसकी जो ख्वाहिश है। और मियां नवाज शरीफ साहब तो पहले ऐलान कर चुके हैं कि लिख के देता हूं मैं अगली मरतबा चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होगा। तो आप अनाउंस कर दिए अभी से। सवाल ये है कि ये सारे बहाने जो आप कर रहे हो, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? पीटीआई भी कहती थी कि अगली आप फौरी इलेक्शन करवाएं, हम आएंगे 2/3 अक्सरियत के साथ, तमाम सियासी जमातों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज उनके लिए क्या हालात हैं वो हमारे सामने है। मैं डॉक्टर साहब जो बात मंदखिल साहब कह रहे हैं, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। वो उनको खदशा ये है कि जनवरी तो जो की बात करना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनको तो तब भी होते हुए मार्च तक जाता हुआ मामला नजर आ रहा है। और आप पे जो तनकीद निहाल साहब ने की कि JUI के हवाले से कुछ कहने से पहले अपनी जमात की भी तो कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की बताइए। मैं बिल्कुल दोनों पे करते तो सबसे पहले मैं मंदखिल साहब की बात कर देता हूँ, उनको वो कर देता हूँ। जो सवाल मुझसे पूछा गया था वो विद रिस्पेक्ट टू मौलाना फजल रहमान के किया था, तो मैंने जवाब उनके रेफरेंस से किया था कि वो है। हमने PTI का मौक़िफ़ नहीं बयान किया था। PTI का मौक़िफ़ पिछले 1.5-2 साल से एक ही है कि इलेक्शन कराओ, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने जो 2 प्रोविंसेस को डिसॉल्व किया था, उसको भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल एग्रीड टू दी डिसीजन के इसको डिसॉल्व होना चाहिए। उस स्टडी में ये भी कहा था कि क्या जो इमरान खान ने जो कहा था, सर्वे के हवाले से बड़ी बहस मैं रफली बताता हूं। देखिए मैं बात बताता हूं, मैं उस पे 100% उससे एग्री नहीं करता, लेकिन जो भी उन्होंने किया हुआ है, अगर वो सही नहीं भी, अगर उन्होंने 2000 के लोगों को उन्होंने एक सैंपल लिया तो उससे पूछा था, उसमें भी उन्होंने वो सारी चीजें डिवाइड कर दिया था। बहुत से हम एज अ मीडिया पर्सन जब जाकर उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं ये एक रॉन्ग मूव थी। नहीं, जो भी थी ना, जो देखिए आप जो पूछते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना, उन्होंने ही कहा था। मैं इस बात से कहता हूं, खैर मुझे वो बात कर लेने दें जो मैं कहना चाह रहा था, वो चीज थी। तो रही बात ये हमारी, हम तो कहते हैं कि इलेक्शंस विद इन 90 डेज, और ये याद रखें कि आर्टिकल एक तो होता है ना विद इन 90 डेज, आर्टिकल 48(5) जो है ना, वो कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। वो वहां पे आपके ऊपर कह देता है इलेक्शंस कैन नॉट बी हेल्ड लेटर देन 90 डेज। दैट मींस वो इसको बंद कर देता है वहां पे। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और कादर मंदखिल साहब एक बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, तो आई एम श्योर वो इस चीज को करेंगे। तो हम तो टोटली एग्री करते हैं उसे। अब आ जाती है निहाल हाशमी साहब, उन्होंने हमें कहा है कि PTI ने क्या किया, फलाना क्या। मैं सिंपल से एक छोटी सी स्टडी बताता हूं, जो पंजाब इनके जमाने में, PTI के जमाने में, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जब 2011-12 में KP का क्या हाल था, पंजाब का क्या था। पंजाब में ऑलरेडी ये लोग थे, और फिर 2016 में क्या हुआ था। अच्छा, आप बुज़दार साहब के टाइम की एग्जांपल देने मैं उधर ही करने आ रहा हूं, मैं उसी चीज में आ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखें, 2011-12 में जो
पावर्टी की लेवल थी ना, वो केपी में रूरल और अर्बन, रूरल में 44%, अर्बन में 26%। इस वक्त में पंजाब में रूरल में 38% और अर्बन में जो थी वो 22% थी। तो पंजाब वाज बेटर देन केपी, ठीक है। अब आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड 2013 से और आगे चले जाते हैं। उसमें पंजाब में केपी में 44 से 20 में आ जाता है रूरल, और अर्बन जो है वो 26 से 10 पे चला जाता है। अब देखें, अब ये वो टाइम है जिसमें शहबाज स्पीड साहब जो थे ना वो उधर ही थे। उसमें 38 से 26 और 22 से 10 आता है। दैट मींस केपी हैज डन बेटर देन दैट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, ये लोग सारे जो है ना केपी के बीआरटी को वो करते थे। केपी के बीआरटी जो मेट्रो सर्विस है, उसने एज ऑफ टुडे उसने 3 या 4 इंटरनेशनल अवार्ड, जिनमें से एक अवार्ड है स्मार्ट उसका ये टिकटिंग का, दूसरा अवार्ड है सस्टेनेबल का। इट इज सस्टेनिंग इटसेल्फ। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही है, ये इंटरनेशनली, एंड आउट ऑफ 71 कंट्रीज। वो तो मामला लीगली नहीं, मैं उसको छेड़े, वो छोड़ दे, वो उसमें चोरी हुई है अपनी जगह, वो और जगह है। मैं आपको बता रहा हूं जो सिस्टम बनाया, अब उस सिस्टम में चोरी हुई होगी, वो हुई होगी, मैं उसको भी इग्नोर नहीं करता, आप उसको चेक कर ले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो चीज बनाई है, अच्छा पंजाब में जो बनी है मेट्रो और जो ऑरेंज ट्रेन बनी है, वो सस्टेनेबल नहीं है, उसको सब्सिडीज दी जाती है। सो दैट इज अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर, जबकि केपी का जो है वो सस्टेनेबल है, सेल्फ सस्टेनिंग। ये अब एक इंटायरली डिफरेंट बहस है। लेकिन निहाल साहब, अब गैलप सर्वे का 2 दफा हवाला दिया गया है डॉक्टर साहब की तरफ से, और हम वैसे भी एक बड़ा रिलायबल सोर्स समझते हैं अवामी जज्बात को पहुंचाने का गैलप को हमेशा से। इस वाले सर्वे के ऊपर मुख्तलिफ हवालों से डिबेट ज़रूर हो रही है, लेकिन यही सर्वे ये कहता है, अगर मैं ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी की जो आप बात कर रहे हैं, 10 साल हुकूमत बैक टू बैक 2 दफ़ा हुकूमत की पीटीआई ने, लेकिन पॉपुलैरिटी में अक्रॉस द कंट्री पीटीआई चेयरमैन को टॉप पे दिखाया गया है, आपके लीडर पार्टी लीडर को तीसरे से चौथे नंबर के ऊपर दिखाया गया है, बल्कि चौथे नंबर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को। तो ये फ़र्क तो है, कारकर्दगी इनकी जैसी भी रही हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, सर्वे का अपना एक मैकेनिज्म है। सर्वे बेसिकली हुआ करता था प्रोडक्ट्स के लिए, मार्केटिंग कंपनीज किया करती थी। फिर कुछ दिनों से, गुज़श्ता 1-2 दिहाइयों से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी और दीगर लोगों ने भी सर्वे करानी शुरू कर दी। सर्वे की बुनियाद पे आप रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सर्वे वेरी करता है टाइम टू टाइम, वीक्स टू वीक्स, आवर टू आवर्स, मंथ्स टू मंथ्स। तो अगर कोई आदमी जेल के बुनियाद पे कहीं पे पॉपुलैरिटी ग्राफ है, तो हो सकता है कभी इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस बात पे बहुत ऊपर थी कि वो अमेरिका के साथ साइफर पे बहुत ज़्यादा महाज आराई करें, फिर ज़ीरो पे आ गए जब उन्होंने कहा कि जनाब साइफर जो है वो ठीक है, गलत था, मैंने बस ऐसी प्रोपेगेंडा कर दिया था। तो ये ऐसे इस तरह से हार्ड का मशीन ऊपर नीचे होता रहता है, हेल्थ मशीन इसी तरह से साइफर ऊपर, साइफर के बुनियाद पे क्या हुआ होता तो फिर लोगों को मंशूर अपनी कारकर्दगी अगर इंटायरली ना भी आप इसको माने निहाल साहब, लेकिन आप ये तो आपके लिए हैरत अंगेज बात होगी किसी हद तक भी, अगर कितने लोगों के ऊपर भी हुआ सर्वे कि मियां साहब का नंबर दूसरा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया। दूसरे नंबर पे एक साद रिजवी हैं, तीसरे नंबर के ऊपर परवेज इलाही साहब हैं, जिनको बैक टू बैक गिरफ्तार किया जा रहा है आजकल। अब आप यही समझ लें कि कहाँ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, और जिसने पाकिस्तान में एक मेमार की हैसियत इख्तियार कर ली, जिसके दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिसके दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, उसका मुआवजा कर रहे हैं एक मजहबी पार्टी के नौजवान क़यादत के साथ। तो बड़ा अलमिया इस तरह की जब सर्वे आप कंडक्ट करते हैं तो आप अपना मजाक सर्वे कंडक्ट करने वाले 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर जरूर थे, लेकिन 4 साल से ग्राउंड पे भी नहीं थे। बाकी सब जो लोग उनके साथ लिस्ट में है वो 100% वो ग्राउंड पे रहे हैं, अवाम को मुखातब करते रहे। वो देखिए, क़यादत के लिए फासले मायने नहीं रखता है, वक्त मायने नहीं रख सकता है। हम आज भी बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत को मानते हैं, उनकी मकबूलियत को मानते हैं, उनके फ़ैसलों को मानते हैं, उनकी जद्दोजहद को मानते हैं, उनकी काविशों को, उनकी कुर्बानियों की, उनके ख्वाब को हम मानते हैं। तो लोग मानते हैं नवाज शरीफ ने जो खिदमात अंजाम दिए इस मुल्क के लिए, मैं इस तरफ आती हूँ निहाल साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मियां साहब के लिए मोबिलाइज करना, इस तक में आप भी शामिल हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं इस बारे में, लेकिन हमें जमात आपकी पंजाब के ग्राउंड पे थोड़ी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए लोगों को मोबिलाइज करने के हवाले से, ये इस पे हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, और मंदोखेल साहब का कॉमेंट भी होगा शामिल। एक
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मंदोखेल साहब, सर्वे की बात हो रही थी तो आपकी जो जमात है लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा आपका एक तरफ, लेकिन पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट के अंदर आपकी जमात में से कोई नहीं था, इंक्लूडिंग योर चेयरमैन जो कि अभी कुछ अरसा पहले तक वज़ीर ख़ारजा रहे, तो लोग जानना चाहते थे कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई इजाफा हुआ या नहीं, लेकिन क्योंकि उनका नाम ही इसके अंदर, इस पर आप कुछ कहिएगा। लेकिन और साथ ही रज़ा रब्बानी साहब ने जो बात की, मैं चाहती हूँ उस पर अब आप कमेंट कर दें। ये इलेक्शन जनवरी में हो, मार्च में हो या उस 90 दिन के अंदर अंदर हो जाए, इन सब बातों से एक मुख्तलिफ कंसर्न का इजहार सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने ये कहते हुए किया है कि सियासी पार्टीज़ अगर चाहें भी कि शफाफ इलेक्शन हो, ये उनके बस की बात नहीं है। तो फिर इसके बाद आखिर डिबेट क्या रह जाती है इलेक्शन के हवाले से? ये तो काफ़ी एक होपलेसनेस हमें नज़र आ रही है आपकी जमात के अंदर। साद रिजवी, ये सर्वे के कमेंट से पहले मैं साद रिजवी साहब को बता दूं कि उनके वालिद साहब जब हयात थे तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान में इनकी 2 MPA थे, MNA कोई नहीं था, ठीक है। वो भी एक मेरे हल्के से, एक बिलावल साहब के हल्के से, लियारी से। हमारे 58 MNA, हमारे 24 सेनेटर्स, हमारे पुख्तनख्वा में, हमारे पंजाब में, हमारे बलूचिस्तान में, गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में, इन सब जगहों पे हमारी जो पोजीशन थी वो आप सबके सामने। तो मैं ये सर्वे को कैसे मान लूँ कि जो लीडर अब है ही नहीं है और उसका बेटा नौजवान वो दूसरे नंबर पे आता है। तो मेरी बहन, ये जहन में रख लेना, ये सर्वे टीम किस चीज़ की होती है। इन्होंने आके लियारी में सर्वे किए, इन्होंने लाड़काना में किए, इन्होंने कराची में किए, इन्होंने कहाँ किए। ये तो उसी तरह है, मैंने एक मरतबा अनिल कपूर का पढ़ा था कि उन्होंने दुनिया में टॉप एक्टर पे नाम पे लाने के लिए उन्हें बाकायदा ये सर्वे टीमों को खरीदा गया, ये बाकायदा अपने लोगों के पास भेजा कि जाके कोई सियासी मिसाल दे देते मंदोखेल साहब, आप किस अदाकार की मिसाल है तो अब आई डोंट नो बात ये होता ना। देखो ये सर्वे टीम अभी मैं हल्के से आ रहा हूँ, रास्ते में कल सारा दिन हल्के में था, आज सारे दिन हमारे सारे लोग इस तरह काम कर रहे हैं। ये सर्वे टीम कहाँ होती है? इन्हें कभी बल्दिया टाउन का नाम भी सुना है कराची में? इन्होंने कोई लियारी का नाम भी सुना हुआ है? इन्होंने कोई लाड़काना नाम का शहर का नाम भी सुना हुआ है? ये सर्वे वही है जो दुनिया भर में मैगजीन अपने आप को पॉपुलर करने के लिए या पैसे इस तरह लेने के बाद ये सर्वे करते हैं। तो माजरत के साथ मैंने आपको MPA, मैंने सेनेटर गिनवा दिया है, तो इससे बढ़ के क्या होते हैं। और एक नौजवान जिसके वालिद साहब के दौर की भी 2 MPA थे, आज तो वो भी नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारे सर्वे एक तरफ कर ले, आप कल इलेक्शन करा ले और फिर इसी जिसको आपने नंबर 2 पे रखा है, आपने जिसको नंबर 2 पे रखा है, उन्हीं को इलेक्शन में उनके लिए क्या सूरत हाल होगी। जी, मैं मंदोखेल साहब, आप रज़ा रब्बानी साहब की बात पे भी तो कहें, आपकी जमात के एक सीनियर तरीन शख्सियत है और उनकी तरफ से इतना बेउम्मीद होना, नाउम्मीद होना, ये भी एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। देखिए, नाउमीदी तो मैं इसको हराम समझता हूँ इस्लाम में, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन मैंने आपके से पहले या उससे पहले जो शो में बात कर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों से खेल रही है सिवाय मुस्लिम लीग नून को, तो उस हवाले से तो यकीनन रज़ा रब्बानी साहब की बात सही है कि ये इलेक्शन तो अभी से हमें पता चल गया कौन सी पार्टी ने जीतना है, ठीक है। लेकिन मुझे ये हैरान है, इलेक्शन कमीशन सवाल है कि आप सिंध से कैसे उसको जिताएंगे, आप बलूचिस्तान में कैसे उसको जिताएंगे, आप पुख्तनख्वा में कैसे जिताएंगे, आप जनूबी पंजाब में कैसे जिताएंगे। जरा आप अपनी अक्ल से पर्दे उठा दे और जरा अवाम में चले जाए कि अगर आपका ये ख्याल है कि आप 2002 का इलेक्शन करा देंगे तो ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकेगा। हमने भी सियासी गुर सीख लिए, हमारे भी कारकुन जो है ना वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैठे हुए। अब ज्यादा दूर न जाए, अभी 2 साल पहले मैंने मिफ्ता इस्माइल पूरा PDM को हरा है। तो मैं एक चीज बताऊं, ये चीज ना करे। मैं माजरत के साथ अपना निहाल हाशमी साहब से मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ कि टोटल उन्होंने तोपों का रुख जो है ना वो हमारी तरफ है। सिंध से तमाम ब्यूरोक्रेट्स इवन के SDO लेवल के लोगों को ट्रांसफर कर दिए, पंजाब में वही बैठे हुए, इस्लामाबाद में वही बैठे हुए। मैं ये बात ले जाती हूँ निहाल साहब की तरफ, बैठे हुए। आप सियासी लिहाज रख के बात करें मंदोखेल साहब। सिंपली निहाल हाशमी साहब, आजकल
नून लीग के बारे में ऐसे बात हो रही है जैसे 2018 में पीटीआई के बारे में होती थी, और ये कहा जा रहा है कि हर तरीके से आपको फेवर कर रहा है ये सिस्टम, हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आप लोगों की हुकूमत आप बना सकें, अगली हुकूमत। कई लोगों ने तो तबसरा करते हुए ये भी कह दिया कि ये सिलेक्टेड है, ये हो चुकी है बात, तय कर ली गई है कि मियाँ साहब अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन आप वो वापस आके कहेंगे क्या आवाम को? इस पर भी आपकी जमात में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। जो एहतसाब की बात की थी, अब कहा जा रहा है कि वो उन्होंने मामला खुदा पे छोड़ दिया है। अफसर देखें, क्या उस आदमी को वजीर आजम बनने का और इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है जो पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी ला रहे हैं? जो आदमी पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दे रहा है, जो आदमी पाकिस्तान को कराची से लेकर पेशावर तक जोड़ रहा है, जो आदमी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स बना रहा है, जो आदमी बदमनी को मिटा रहा है, एक मिनट थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिएगा। तो क्या वो आदमी वजीर आजम बने जो पूरी दुनिया से लड़ता फिर रहा है, जिसके दौर में सबसे ज्यादा बदमनी हो, जो अपनी हर बात को यू टर्न करता हो, जिसके 4 साल दौर में पाकिस्तान ने तारीख साज कर्जे लिए, जिसके दौर में हर मीडिया के लोग और हर अच्छे आवाज उठाने वाले अपोजिशन के लोग जेल में हो, जो हर किसी को चोर और डाकू बोलता हो, मगर जब पहाड़ खोदा तो उसके घर से सारे चोर और डाकुओं की फहरिस्त निकली, जो आदमी 9 मई को पाकिस्तान के इदारों पे हमला करता है, जो आदमी पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला करता है, जिसके कारकुन, जिसके सपोर्टर्स, जिसके हैंडलर्स पाकिस्तान के असास को निशाना बनाते हैं, जिसके लिए यहूद और हुनूद में जलसे जुलूस और लॉबिंग की जाती हो, जिसकी फंडिंग बाहर से होती हो, और जो 4 साल निकम्मा और नाकारा रहा हो, जो 10 साल हमारी हुकूमत वो पंजाब में आपका सबसे बड़ा राइवल भी रहा हो। एक मिनट, जिसके पास सारे लोटे और लुटेरे हो, जिसको 2018 में जहाज भर के ला करके जिसकी पार्टी को मेजॉरिटी दिलाई जाती है। साहब मुझे मेरा सवाल सुन लें, जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं वो पंजाब में आपका सबसे बड़ा राइवल भी रहा, लेकिन उनकी जमात की आज प्रेजेंस ना होने के बावजूद पंजाब के अंदर, इस पैराए में कह रही हूँ कि उनकी जमात के लोग गिरफ्तार हैं, उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट भी गिरफ्तार है, खुद चेयरमैन जो उनकी हैं वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। लेकिन आपकी जमात को पंजाब में जो गढ़ समझा, आप तो सिंध में बैठे हुए हैं, इस्तकबाल करने के लिए स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। आपकी जमात से ताल्लुक रखने वाले पंजाब में शख्सियत लोगों को कहते पाए जा रहे थे कि आपकी ड्यूटी है, आप इतने बंदे लेके आने हैं। स्ट्रगल किया। देखिए, हम मुतहरिक रहना चाहते हैं हर वक्त। 2002 और 2008 में क्या हमने स्ट्रगल नहीं किया? 2013 में हमने स्ट्रगल नहीं किया? सियासी जमात का काम है स्ट्रगल करते रहना। जब वो उसके अंदर जमूद तारी हो जाए तो वो सियासी जमात नहीं। हम इन हाउस भी, आउट हाउस भी हम स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन अगर आपके लोगों को जिनकी ड्यूटी लगाई गई है बिलखुसूस पंजाब के हवाले से, उनको ये कहना पड़े कि हर एमपीए ने अपने हल्के से 5000 लोगों को लेके आना है, एक यूनियन काउंसिल से टारगेट 360 लोगों का है, और सारों की लिस्टें मांगना शुरू कर देंगे। कहीं पे एक वीडियो हमने देखी, उन्होंने कहा ये वाला मोटरसाइकिल मिलेगा जो बंदे पूरे किए जाएंगे जिसकी तरफ से, और सिंध में आपकी भी जिम्मेदारी लगा दी गई है। सो नून लीग को पंजाब के अंदर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इतनी एफर्ट करने की क्यों जरूरत है? 4 साल बाद 3 बार के प्राइम मिनिस्टर अगर वापस आ रहे हैं और सबसे बड़ा राइवल उनका इस वक्त जेल में बैठा है और पार्टी उनकी मुतहरिक नहीं है, पीटीआई पंजाब। नहीं, इमरान खान कभी भी मोहम्मद नवाज, कहां राजा भोग, कहां गंगू तेली। आप गधे घोड़े को तो साथ नहीं मिला सकते। नवाज शरीफ एक पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन है, प्लीज ऐसा नहीं कर सकते आप। और हम एक बात और कह दें निहाल साहब, हाँ, इमरान खान एक सेलिब्रिटी जरूर हो सकते हैं, इमरान खान एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मगर वो पॉलिटिकल, मेरे नुक्ता नजर से वो एक सियासी कारकुन नहीं रहे कभी भी, वो एक सेलिब्रिटी। अच्छा निहाल साहब, एक और बात बताइएगा, जो सिंध में टीम बनी इस्तकबालिया कमेटी की, जिसके अंदर आप भी शामिल हैं बतौर मेंबर, मोहम्मद जुबैर साहब भी शामिल हैं बतौर मेंबर, उसमें साबिक DGFI बशीर मेमन साहब को कन्वीनर बना दिया गया, और वो अब आपकी जमात के बाकायदा रहनुमा और रुकन के तौर पर सामने आ रहे हैं। कोई कंसर्न्स पार्टी के अंदर हमने सुना है जुबैर साहब को इख्तलाफात हुए इस बात से? जुबैर साहब को कतई इख्तलाफात नहीं है। हर अपना राय हम रखते हैं, जमहूरी राय रखते हैं चीज़ को पसंद करने की। अगर बशीर साहब हमारे पार्टी में आते हैं तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। कन्वेनर भी कल ही पार्टनर होता है, जिस तरह आम मेंबर होते हैं। हम आज भी मीटिंग करते रहे, कल भी मीटिंग करते रहे, मैं कंडक्टर और सेक्रेटरी उसमें, तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी को। हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कभी जुबैर साहब होते हैं किसी कमेटी का हेड, कभी मैं होता हूँ, कभी बशीर साहब हैं, कभी शाह मोहम्मद शाह साहब हैं।
ये तो एक रूटीन की चीज है, ये नॉर्मल चीज है, मगर चीजें बहुत। तो फिर निहाल साहब, आप लोग वहां पर लोगों को क्या ऑफर करेंगे? कितने बंदे लेके आने का टास्क दिया जाएगा? कितने लोग? क्योंकि अगर पंजाब के अंदर टास्क दिया जा रहा है तो सिंध के अंदर तो फिर मामला बहुत पीछे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लिए परेशानियां क्रिएट कर दी हमारे आज डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रेसिडेंट्स ने। इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, इतनी ज़्यादा शनाख्ती कार्ड और लिस्टें आ गई हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। हम ये सोच के बैठे थे कि हम चंद हज़ार लोग होंगे, मगर यहाँ पर तो चंद हज़ार बहुत आगे निकल गए हैं। तो हमें उनको ले जाना, उनके लॉजिस्टिक, ये सब एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इतनी ज्यादा लोगों की तादाद हमारे साथ आ रहे हैं, हर अजला से हजारों। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि आप ना भी हमें ले जाएंगे तो हम केले के गाड़ी पे बैठ के चले जाएंगे, हम किसी ट्रक पे बैठ के जाएंगे। जाना हमने है, हम आशिक है नवाज शरीफ के, और आशिक को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हम सिर्फ उसको चैनलाइज कर रहे हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई पैदल जाएगा, कोई इसलिए ब्रेक की तरफ जाती हूँ आपको यहाँ पे रोकते हुए, ताकि कल को आपके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन ना बने कि जब वो वापस आए और लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपकी ये गुफ्तगू सुनने के बाद इतनी ज्यादा आसमाने लगे आपकी पार्टी समेत। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे इसके ऊपर। मरियम साहिबा ने जो शादरा के अंदर एक जलसा किया उसकी भी हम बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आखिरी हिस्सा प्रोग्राम का मैं चाहूँगी, आप लोग मियाँ साहब की वापसी को बहुत ज़्यादा वैसे हल्का ले रहे हैं इस एतबार से। एक बात तो निहाल साहब ने जो की कि उनका वेलकम जिस तरीके से लोग करने को बेताब है, लेकिन मियाँ साहब के पास एक, और ये मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट की बात कह रही हूँ, कि उनके पास एज ऑफ नाउ ये बात तो होगी कहने के लिए कि मेरे मौक़िफ़ की जीत हुई, हमारी जमात के मौक़िफ़ की जीत हुई। उनकी साहिबजादी अब जब अवाम में जा रही हैं तो वो यही बात रख रही हैं कि वो वापस आएंगे तो वो एक फातेह के तौर पर आएंगे। उनको मुल्क से जाना पड़ा जिन हालात के अंदर, अब यकसर उनके लिए हालात तब्दील हुए, और उनके अल्फाज ये थे कि मुखालफीन इबरत का निशान बने। देखिए, ये तो लोग ही समझते हैं कि इबरत का निशान कौन बना है कौन नहीं बना, और ये लोग ही जज करेंगे कि एंड में किसके साथ क्या हो रहा है, कौन किस बेसिस पे गया था, कौन रो कर गया था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, हमेशा रो के जाना। लेकिन मैं बातें बताना चाहता हूँ और मैं ये फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हाशमी साहब ने बातें की है, मैं आपको बताता हूँ। 1985 में वाहिद पार्टी जो नॉन पॉलिटिकल बेसिस पर आई थी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, वरना इनको किसी ने वोट ही नहीं देना था। वरना अगर वो ना होती तो आज PMLL नून एग्जिस्ट ही ना करती। किसकी? एक आमिर के दौर पे आए थे। 1990 में IGI एक आमिर के ISI ने फंड किया था, और प्लस ओसामा बिन लादेन से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इंटरव्यू के उन्होंने फंडिंग दी थी मियाँ नवाज शरीफ को 1990 में। अच्छा, 1997 में अगेन फंडेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने बेनज़ीर के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं सुन ले नहीं, मैं वो तब्दीली बता रहा हूँ, मैं उसी की नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक इन्होंने ये लिखा हुआ था कि हम एक दूसरे के खिलाफ छुप के लोगों से मिलेंगे नहीं। 2009, 10, 11 में ये लोग छुप के उस वक्त कियानी साहब के साथ मिलते थे। अभी फिर किस वजह से आ रहे हैं? एस्टैब्लिश की मुझे एक पता है पीटीवी में किसके वो हो रहे हैं। रही बात ये वापस आ रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जब आप बातें करी थी मेरे दिमाग में एक फिल्म आ गई थी, वो रिटर्न ऑफ पिंक पैंथर वाली बात फिल्म थी, वो फनी वाली थी, वो वैसी आ गई थी। मैं उसे रिलेट नहीं करना चाहता, लेकिन समय वो आ गई थी मेरे दिमाग में। आप अपने चेयरमैन को एक दफा हमारे प्रोग्राम में हल्क का खिताब दे चुके हैं, दूसरों को आप पिंक पैंथर कहते हैं। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहती। मंदोखेल साहब, एक क्विक कॉमेंट कीजिएगा। निहाल साहब की आपने बात सुनी है, खुद निहाल साहब इस टीम के अंदर शामिल होंगे तो क्यों ना लोग बाहर निकलेंगे और मोबिलाइज होंगे, निकालेंगे वो कहते हैं लोगों को। लेकिन न सिर्फ निहाल साहब होंगे, एक टॉप ब्यूरोक्रेट जो पहले रहा, आप पोजीशन के एतबार से कह रही हूँ, बशीर मेमन साहब, वो भी लोगों को मोबिलाइज करेंगे सिंध में। देखिए, निहाल साहब को मैं ज़माने से जानता हूँ, ये इंतहाई मेहनती आदमी है, वर्कर आदमी है, यकीनन वो लोगों के साथ उन कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बशीर मेमन के हवाले से मेरे ये सवाल ये है, और बल्कि मैं उस इजलास में मौजूद था जहां जो रिटायर्ड फौजियों की जो एहसास अदारे में थे उनके 5 साल और बाकी के लिए 2 साल की कदगन लगा दी कि वो सियासत में नहीं सकते। मैं कहता हूं कि आप ब्यूरोक्रेट के लिए कम से कम 10 साल रखें, और इस वजह से कि जो रिटायर्ड होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आप बताऊं, मलिक रियाज जो कोई जनरल रिटायर होता है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं और उसको 10-15 लाख रुपए तनख्वाह और गाड़ी दे देते हैं।
तो आप सोचो इस तरह ब्यूरोक्रेट है कि बशीर मेमन साहब है, इनकी सारी माजी की जो उसकी मशकूक कर दी है, इस वजह से कि इस सीट के लिए, इस जगह के लिए कल का मैं रिटायर होऊंगा तो पार्टी ज्वाइन करूंगा, सेनेटर बनूंगा, इस चीज के लिए उसने माजी पूरा दागदार हो गया। ऐसी सूरत हाल में तमाम ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त कॉन्टेक्ट में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ अदारों में बैठे हुए हैं, मैं एक एक का नाम बता सकता हूँ। और बदकिस्मती से ये बिल मैंने पेश किया था असेंबली में कि जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो पढ़ के उनकी मौके जाया करते, ये रिटायर्ड लोग। आप यकीन करेंगे मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत की, मेरा बिल रिजेक्ट हुआ। आज मुझे समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग नून ने क्यों मुखालफत की है। इस वजह से ये जो रिटायर्ड लोग हैं, चाहे जजेस हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, उनको आप दोबारा नौकरी में देंगे। नौजवानों को आप तल्फी कर रहे हो, जो हमारे बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनकी आप तल्फी कर रहे हैं। ऐसे बगोड़ों के सीट के लाखों रुपए ले रहे हो और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं उनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। सर मुझे आगे बढ़ने दें। निहाल साहब, जो अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर राजा रियाज साहब बैठे थे, उनको आप लोगों ने अपनी पार्टी का टिकट देने की बात की। मेरा सवाल सुन ले, ये तो ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क करने वाली बात हुई निहाल साहब कि एक अफसर ऑब्लाइज करे इसीलिए कि कल को उसको ओहदा मिलेगा आपकी जमात। हर पार्टी में और वो भी डीजीएफआई के साथ। जी जी, आर्मी पर्सनल्स हैं। नसरुल्लाह बाबर साहब थे, जनाब फारूक खान लगारी साहब थे, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में अच्छे जिम्मेदार ओहदे पे फायज है। तो कोई नई बात नहीं। आईने पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहता है। देखिए ना, 2 साल की क्या अहमियत लगती है? 2 साल की बात कर रहा हूँ। 2 साल क्या रहमान मलिक इनके पास नहीं थे? क्या रहमान मलिक साहब इनके पास नहीं थे? वो भी FIA से आए थे। रहमान मलिक साहब थे ना, बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल लोगों को, बशीर मेमन साहब एक बासलाहियत इंसान है, जुर्रत वाले आदमी है। उन्होंने बड़े हिम्मत से वक्त के हाकिम को कहा कि आप एक खातून के बाद अदा करेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमें तो सलाम करना चाहिए ऐसे अफसरान को जो हमारी माँ बहनों की इज्जत और हुर्मत का ख्याल करते हो। ब्यूरोक्रेसी को ये पैगाम आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है कि आप हमें ऑब्लाइज करते रहे, कल को आपको ओहदा मिलेगा। इसको बहुत सारे लोग इस एतबार से ही देख रहे हैं। हम जुर्रतमंद और ईमानदारों को ये पैगाम देते हैं कि आप जुर्रत से और ईमानदारी से पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तानी कौम आपका एहसान नहीं भूलेगी और आपको इज्जत से नवाजेगी। वक्त खत्म हो चुका है। निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मंदुखेल, हुमायूं मोहम्मद साहब, देखते हैं नाजरीन आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर क्या बैकलैश जो है वो बढ़ता है कि क्या स्टैंडर्ड्स रह गए हैं सियासत करने के, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के लिए जिस एतबार से इस वक्त तनकीद हो रही है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।